नमस्कार। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे साहित्य जगत का एक जाना पहचाना नाम है इस्मत चुगताई। इनकी कलम ने अनेक अफसाने लिखे हैं और इनके अफसाने में हमने समाज के भिन्न भिन्न रूप देखे हैं। इन्होंने अपने अफसानों में समाज के उन पहलुओं को उजागर किया जिनके बारे में हम आज भी बात करने से कतराते हैं। अपनी कई कहानियों के जरिए ये विवादों से घिरी रही, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी कलम को ना रुकने दिया। तो आइए सुनते हैं इस्मत चुगताई की लिखी कहानी सांस। सूरज कुछ ऐसे जाविये पर पहुंच गया कि मालूम होता था कि 6-7 सूरज हैं जो ताक ताक कर बुढ़िया के घर में ही गर्मी और रोशनी पहुंचाने पर तुले हैं। 3 दफ़ा खटोली धूप के रुख से घसीटी और ए लो वो फिर पैरों पर धूप। और जो जरा ऊँघने की कोशिश की तो धमाधम और ठट्टों की आवाज़ छत पर से आई। खुदा गैरत करे प्यारो पीटी को, सास ने बेहया बहू को कोसा, जो मोहल्ले के छोकरे के संग छत पर आंख मिचोली और कबड्डी अड़ा रही है। दुनिया में ऐसी बहुएं हो तो कोई काहे को जिए। ए लो दोपहर हुई और लाडो चढ़ गई कोठे पर। जरा जरा से छोकरे और छोकरियों का दिल आन पहुंचा। फिर क्या मजाल है कि कोई आंख झपका सके। बहू कहाँ मर गई? बुढ़िया ने बलगम भरे हलक को खड़ा खड़ा कर कहा। अरे ओ बहू। बहू ने बहुत सी आवाज़ों के जवाब में कहा और फिर वहीं धमाधम जैसे खोपड़ी पर भूत नाच रहे हों। जी आई। अरे तू आ चुकी, खुदा समझे तुझे। और छम छम छन छन करती बहू सीढ़ियों पर से उतरी और उसके पीछे कुत्तों की टोली। नंगे आधे नंगे, चेचक मुँह दाग, नाके सुड़सुड़ाते कोई पौन दर्जन बच्चे, खी खी खों खों खी खी, सब के सब खंभों की आड़ में शर्मा शर्मा कर हंसने लगे। इल्लाही, या तो इन हरामी पिल्लों को मौत दे दे या मेरी मिट्टी अजीज कर ले। ना जाने ये उठाए गिर कहाँ से मरने को आ जाते हैं। छोड़ दिए हैं जन जन के हमारी छाती पर मूंग दलने को और ना जाने क्या क्या। पर बच्चे मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे को घूंसे दिखाते रहे। मैं कहती हूँ तुम्हारे घरों में क्या आग लग गई है? वाह, तुम तो मर गई थी, बहू ने बेशरिया के कोनी का टहोका देकर कहा। बुढ़िया जुमले को अपनी तरफ मुखातिब समझकर तिलमिला उठी। झाड़ू फेरू तेरी सूरत पर, मरे तेरे होसे सोते, बहू ने लाड से ठनक कर कहा। माँ, हम तुम्हें कब कह रहे थे? मगर बुढ़िया कोसे गई और बच्चों को तो ऐसा आड़े हाथों लिया कि बेचारों को मुंह चिढ़ाते भागते ही बनी और बहू फस कूड़ा मारकर बैठ गई। दुनिया जहाँ में किसी की बहू बेटियां यूं लोंडों के साथ कह कह लगाती होंगी। दिन है तो लोंडियारा, रात है तो। सांस तो जिंदगी से तंग थी। गुन गुन बहू मिनमिनाई और तोते के पिंजरे में पंखे में से तिनके निकाल निकाल कर डालने लगी। टें टें तोता चिंघाड़ा। खाक पड़े, अब ये तोते को क्यों खाए लेती है? सांस गुर्राई। तो ये बोलता क्यों नहीं? बहू ने जवाब दिया। तेरी बला से नहीं बोलता, तेरे बाप का खाता है, सांस ने पहलू बदल कर कहा। हम तो उसे बुलाएंगे, बहू ने इटला कर तोते के पंजे में तिनका कोंच कर कहा। आय हाय, मैं कहती हूँ तेरा पता ही पिघल गया है। अब हटती है वहां से कि लगाऊं? बुढ़िया ने धमकी आमेज पहलू बदल कर कहा। जब बहू ने और सिंगाया तो कठाली की शक्ल की जूती उठाकर ऐसी नाक पर मारी कि वो घड़ोची के नीचे सोते हुए कुत्ते के लगी, जो बिल बिलाकर भागा और बहू खिलखिलाकर हंसने लगी। बुढ़िया ने दूसरी जूती संभाली और बहू खंबे की आड़ में। आने दे असगर के बच्चे को। बच्चा, बहू को बच्चे के नाम पर बजाय शर्माने के हंसी दबानी पड़ी। थू है तेरे जन पर,
है और क्या, बच्चा भी आज को हो जाता जो कोई भागवान आती। जिस दिन से कदम धरा घर का घरवा हो गया। बहू और मुस्कुराई और तोते का पिंजरा झकोल डाला। मैं कहती हूँ ये तोते की जान को क्यों आ गई है कमबख्त। तो ये बोलता क्यों नहीं, हम तो उसे बुलाएंगे। बुढ़िया जलकर कोयला हो गई। यही ढंग रहे तो अल्लाह जानता है कि दूसरी ना लाऊं तो मेरा नाम नहीं। धूप ढलकर घड़ोची और वहां से कंडेली पर पहुंची। सास बड़बड़ाती रही, मुए नक फतेह की बेटी को क्या जहेज दिया था। ए वाह कुर्बान जाऊं, खोली कड़े और मुलम्मा की बालियां। और तो हम क्या करें। बहू फूहड़ पने से बड़बड़ाई और खटोली पर पसर कर लेट गई। और वो एल्युमिनियम के। जम्हाई लेकर बुढ़िया ने पिटारी पर सर रखकर जरा टांगे फैलाकर कहा, और फिर सोने से पहले वे समधनों के घुटनों पर से घिसे हुए गुलबदन के पजामों, फीके जर्दे और घुने हुए पाइयों वाले जहेज के पलंग का जिक्र करती रही। मगर वो बेहया बहू आधी खटोली और आधी जमीन पर लटक कर सो भी गई। बुढ़िया की बड़बड़ाहट भी खराटों में ना जाने कब बदल गई। असगर ने छतरी को खंबे से लगाकर खड़ा किया और कत्थई बिछोने वाली नीली वाकेट को उतारकर कुर्ते से पसीने के आबसार पोंछते हुए लॉन में कदम रखा। पहले बड़ी एहतियात से एक शरीर बच्चे की तरह रूठ कर सोई हुई बुढ़िया पर नजर डाली और फिर बहू पर। आमों और खरबूजों की पोटली को जमीन पर रखकर कुछ सर खुजाया और फिर झुककर बहू की बाह भींच दी। ओह, बहू तोरियां चढ़ाकर ऐठी और उसका हाथ छटककर मुड़कर सो गई। असगर ने पोटली उठाई, जेब में नई चूड़ियों की पुड़िया टटोलता हुआ कोठरी में चला गया। बहू ने होशियार बिल्ली की तरह सर उचकाकर बुढ़िया को देखा और दुपट्टा ओढ़ती झपाक से कोठरी में लुढ़क गई। पसीने के सर्राटे चल निकले। मक्खियाँ आमों के छिलकों और कूड़े से नियत भर के मुंह का मजा बदलने बुढ़िया के ऊपर रेंगने लगी। दो चार ने बांझों में बनी हुई पीक को चखना शुरू किया। दो चार आंखों के कोने में तुंदही से घुसने लगी। कोठरी में से एक गड़गड़ाती हुई भारी आवाज और दूसरी छनछनाहट ऊं ऊं सुनाई देती रही। साथ साथ खरबूजों के छिलकों और आमों को चचोड़ने की चपड़ चपड़ आवाज सुकून को तोड़ती रही। मक्खियों की चूहलों से दुखी होकर आखिर बुढ़िया फड़फड़ाकर उठ ही गई। ये मक्खी जात जी के साथ लगी थी। पैदा होते ही घुट्टी की चिपचिपाहट सूंघकर जो मक्खियां मुंह पर बैठना शुरू हुई तो क्या सोते क्या जागते। बस आँख, नाक और होठों की तरह ये भी जिस्म का एक उज्व बनकर साथ ही रहती थी। और मक्खी तो ना जाने साल हर साल उसकी दुश्मन हो गई थी। जब लखनऊ में थी जब काटा, फिर जब उन्नाव गई तो बरसात में फिर काटा। ओलो संदीला में भी पीछा न छोड़ा। अगर बुढ़िया को मालूम होता कि उसे जिस्म के कौन से मखसूस हिस्से से उन्स है तो वो जरूर वो हिस्सा काट कर मक्खियों को दे देती। मगर वो तो हर हिस्से पर टहलती थी। वो कभी कभी गौर से अपनी खास मक्खी कनखी मक्खी को देखती। वही चितले पर टेढ़ी टांगे और मोटा सा सर। वो बड़े ताक कर पंखे का झपाका मारती। मक्खी तन नन करके रह गई। आह माबूद, उसे कितना अरमान था कि वो कभी तो इस मक्खी को मार सके, लंगड़ा ही कर दे, उसका बाजू मरोड़ कर मुर्गे की तरह मरोड़ कर गड्डी बांध कर डाल दे और मजे से पानदान के ढक्कन रखकर तड़पता देखे। मगर खुदा तो शायद इस मक्खी से भी शैतान की तरह कोल्हारे बैठा था कि बस बताए जाए और उसकी एक हकीर बंदी को ना जाने उसमें क्या मजा आता था। मगर उसे यकीन था कि इस दोज की मक्खी का गिरेबान, इस मक्खी की फरियाद जरूर कह हार
ओ जब्बार के हुजूर में लेकर जाएगी और ज़रूर फरिश्ते उन्हें खून पीप पिलाकर कांटों पर सुलाएंगे। मगर फिर ये क्या, मुंड कटी मक्खियाँ भी जन्नत में जाएंगी और सारी जन्नती फिज़ा मुकद्दर हो जाएगी। बुढ़िया ने पंखे के तपोर बनाकर छपाछप अपने मुंह, हाथों और सूखे पैरों पर पीट डाला। बहू, ए बहू, मर गई क्या? वो जलकर चिल्लाई और बहू तड़प कर कोठड़ी से निकली, दुपट्टा नदारद, गिरेबान चाक हाथ में आम की गुठली, जैसे किसी से कुश्ती लड़ रही हो। फौरन लौट गई और दुपट्टा कंधों पर डाले आंचल से हाथ पोंछती निकली। अरे बहू, मैं कहती हूँ, अरे बुध हलक में पानी। अस्कर भी सलवार के पाइचे झाड़ता कुर्ते की पोटली से गर्दन रगड़ता आया। लो अम्मा, क्या खुशबूदार अमिया, उसने बुढ़िया की गोद में पोटली डालकर कहा और खटोली पर आलती पालती मारकर बैठ गया। बुढ़िया आमों और खरबूजों को सूंघ सूंघ कर मक्खियों की नाइंसाफ़ी को भूल गई और जो अब आमों की बोडियों का नुमाइना करने के लिए उसकी बाछों से उतर आई थी। ए बहू, बहू, छुरी तो ला। बहू ने गिलास देते हुए आमों का रस होठों पर से चाटा। असगर ने पैर बढ़ाकर बहू की पिंडली में बुकच्चा भर लिया। पानी छलका और बुढ़िया गुर्राई। अंधी, मेरे पांव पर ओंधाए देती है, और ऐसा खींचकर हाथ मारा कि गिलास मुआ भारी पैंदे के बहू के पैर पर। बहू ने दांत कचकचाकर असगर को घूरा और चल दी तनतनाती। अम्मा लो पानी, असगर ने फर्माबरदार बेटे की तरह प्यार से कहा। ये बहू तो वो बड़ी हो गई, तुम्हें देखो, बुढ़िया ने शिकायत की। निकाल दे मारकर हरामजादी को। अम्मा अब दूसरी लाएं? ये तो, असगर ने प्यार से बहू को देखकर कहा। अरे जबान संभाल कमीने, बुढ़िया ने आम पिला करके कहा। क्यों अम्मा, देखो ना, खा खा कर भैंस हो रही है, उसने बुढ़िया की आंख बचाकर कमर में चुटकी भर के कहा और बहू ने छुरी मारने की धमकी देते हुए छुरी बुढ़िया के गड्ढे पर पटक दी, जो तिल मिला गई। देखती हो अम्मा, अब मारो चुड़ैल को। और लपक कर असगर ने दिया धमुक्का बहू की पीठ पर और फर्मादार बेटे की तरह फिर आलती पालती मारकर बैठ गया। खबरदार, और सुनो, हाथ तोड़ के रख दूंगी अब के जो तूने हाथ उठाया। बुढ़िया गनीम की तरफदारी करने लगी। कोई लाई भगाई है जो तू? ऐ मैं कहती हूँ पानी ला दे। उसने फिर उसी दम बहू पर बरसना शुरू किया। बहू खंबे से लगकर मुंह थोता कर बैठ गई और गिलास से जख्मी हुए अंगूठे को दबा दबा कर खून निकालने लगी। बुढ़िया बड़े मजे से गुठलियां छुड़ाती और फिर शक्कर का डिब्बा देते वक्त कुछ ऐसा बुढ़िया के पांव पर रखा कि खून से लिदड़ा अंगूठा बुढ़िया ने देख ही लिया। ओए ये खून कैसा? पर बहू रूठ कर फिर खंबे से लगकर बैठ गई और खून बहने दिया। ऐ मैं कहती हूँ इधर आ, देखूं तो खून कैसा है, बुढ़िया ने परेशानी छुपाकर कहा। बहू हिली भी नहीं। देखो तो कैसा जीता जीता खून निकल रहा है। असगर उठ तो जरा उसके पैर पर ठंडा पानी डाल दे। सांस भी गिरगिट होती है। मैं तो नहीं डालता, असगर ने नाक सुकेड़ कर कहा। हरामजादे, बुढ़िया खुद खिसकती हुई उठी। चल बेटी पलंग पर। ऐ मैं कहती हूँ ये गिलास मुआ सवा सेर का है। इस कमीने से कितना कहा हल्का एल्युमिनियम का ला दे, मगर वह हराम खोर। ले उठ जरा। बहू टस से मस न हुई, बल्कि कोहनी आगे को करके झूठ मूठ नाक दुपट्टे से पोंछने लगी। ला पानी डाल सुराही में से। और असगर सीने पर पत्थर रखकर उठा। बुढ़िया सूखे सूखे लरसते हाथों से खून धोने लगी, मगर मालूम करके कि बजाय जख्म पर पानी डालने के वो बहू के गिरेबान में धार डाल रहा है और बहू इस ताक में है कि करीब आते ही असगर का कान दांतों से चबा डाले। वो एकदम बिखर गई। खाक पड़े तेरी सूरत पर,
बुढ़िया ने अस्कर के नंगे शान पर सूखे पंजे से बद्दिया डालकर कहा और उसने एक सिसकी लेकर जल का सारा पानी बहू पर लौट दिया और खुद रूठकर आम खाने चला गया। माँ बेटे के लिए 2.5 घड़ी की मौत आने का अरमान करने लगी। बदजात, ठहर जा, आने दे, अपने चचा को वो खाल उधड़वाती हूँ कि बस। बुढ़िया ने मैली ची की पट्टी बांधकर कहा। बेबस, अब पलंग पर लेट जा। बुढ़िया ने जख्म को इंतहाई खतरनाक बनाकर कहा और फिर बहू के ना हिलने पर खुद ही बोली, ए हाँ, ले असगर, बहू को खटोली पर पहुंचा दे। मुझसे तो नहीं उठती ये मोटी भैंस, असगर जलकर बोला। अरे तेरे तो बाप से भी उठेगी, सुनता है कि अब। और जब वो फिर भी बैठा रहा तो बुढ़िया खुद उठाने लगी। अम्मा, मैं आप उड़ जाऊंगी, बहू ने बुढ़िया की गुदगुदियों से घबरा कर कहा। नहीं बेटी, मैं। और उसने फिर अस्कर की तरफ आंखें घुमाकर कहा, गोया कह रही है कि ठहर जाओ मियाँ, दूध ना बख्शूं और बर ना बख्शूं। अस्कर भन्ना कर उठा और एक छपाके से बहू को उठाकर चला खटोली की तरफ। बहू ने मौके की मुनासबत से फौरन फायदा उठाकर उसी जगह दांत गाड़ दिए जहां अभी सांस का सूखा पंजा पड़ा था और असगर ने कच कचाकर उसे खटोली पर पटक दिया और उसके सुर्ख सुर्ख होठ चुटकी से मसल दिए। बहू नाक छुपा छुपा कर फतेहमंदाना तरीके पर हंसती रही और असगर अपने नील पड़े हुए कंधे को सहला सहला कर गुर्राता रहा। सांस वुजू के आखिरी मरहले तय कर रही थी और आसमान की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ा रही थी। जाने क्या, शायद बेहया बहू को कोस रही थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली कहानियों के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।